गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में अपनी सेकंड यूनिट चल रही थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर हमने पीछे इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी चुंबकीय व्यवहार के प्रकार हैं वो हमने पढ़े थे। 5 प्रकार के थे वो, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। 5 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार थे वो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिए थे। आज की क्लास में अपना जो टॉपिक रहेगा वो होगा मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको बोलेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति की निर्धारण की विधियां। जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि चुंबकीय प्रवृत्ति है वो क्या होती है, इकाई आयतन की जो प्रवृत्ति थी उसको हमने क्या बोला था, चुंबकीय प्रवृत्ति बोला था। और इसे हमने किससे प्रदर्शित किया था, काई से प्रदर्शित किया था। उसके बाद में ग्राम प्रवृत्ति को जी से और मोलर प्रवृत्ति को हमने काई एम से शो किया था। तो वो जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसके निर्धारण की जो विधियां है वो हमें आज की क्लास में पढ़नी है। इसके निर्धारण यानी चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की कई विधियां हैं, उसमें से हमारे यहाँ पे 2 मेन है वो विधियां हमें पढ़नी है। फर्स्ट है गोई मेथड यानी गोई विधि, और सेकंड इसकी जो विधि है वो रहेगी फेराडे का मेथड यानी फेराडे विधि। तो सबसे पहले हम चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की जो विधियां हैं उसमें हम पढ़ेंगे गोई मेथड या गोई विधि। तो देखो इसके अंदर यानी ये जो काई होता है, काई एम बोले या काई एम जी बोले, इसको निर्धारण करना है हमें इस दोनों मेथड के अंदर। तो पहला मेथड है इसमें गोई मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होती है, गोई बैलेंस होती है। गोई बैलेंस यानी गोई तुला है वो अपने पास होती है। ये डायग्राम है गोई तुला का। इसके अंदर ये गोई बैलेंस है, यहाँ पे ये क्या है, विद्युत चुंबक है। विद्युत चुंबक में ये नॉर्थ पोल हो गया और ये वाला क्या है, साउथ पोल है। जिस पदार्थ की हमें चुंबकीय प्रवृत्ति है वो यहाँ पे ज्ञात करनी है, उस पदार्थ को किसी ट्यूब या नली में लेकर के उसको विद्युत चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में लटका दिया जाता है। ये होती है गोई तुला। यानी गोई तुला में हमें जिस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी होती है उस पदार्थ को एक ट्यूब या नली में लेकर के किसी विद्युत चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य लटका दिया जाता है। ये तो इसमें गोई तुला। डायग्राम बना लो इसको, फिर इसको साफ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर करेंगे क्या, वो देखो कि हमें चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, पदार्थ के भार में अंतर चाहिए हमें। डेलम भार में अंतर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, एक बार तो हम इस पदार्थ का भार पहले ज्ञात कर लेंगे नॉर्मल बैलेंस के द्वारा। यानी पहले इस पदार्थ का, जिस पदार्थ की हमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, तो पहले उस पदार्थ का भार हम किसी नॉर्मल बैलेंस से वेट कर लेंगे कितना भार है। उसके बाद हमें इस गोई बैलेंस के द्वारा यानी उस पदार्थ को 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखकर उसके बाद उसका भार है वो फिर से हमें ज्ञात करना है। तो उन दोनों कंडीशन में पदार्थ के भार में जो अंतर होगा उसे हम डेल एम से लिखेंगे। उस डेल एम के द्वारा ही चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ज्ञात की जाएगी। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो ये गोई बैलेंस से इसके अंदर आप देखें कि पहले किसी पदार्थ का भार है वो हमने ज्ञात कर लिया विदाउट यानी उसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया। नॉर्मल कंडीशन में किसी पदार्थ का भार ज्ञात किया, m1 आया। उसके बाद उस पदार्थ को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, यानी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके बीच में उस पदार्थ को रखा। इनके बीच में इस पदार्थ को कैसे रखेंगे, अभी डायग्राम बनाया था गोई तुला वाला, उसमें रखेंगे। अब इस पदार्थ का भार ज्ञात करेंगे। इन दोनों कंडीशन में पदार्थ का भार है वो अलग अलग आता है। इन दोनों का जो अंतर है डेल एम, उसको हम किससे लिखेंगे, m2 माइनस में m1 से लिखेंगे। अंतर क्यों आता है वो देखो, इससे पहली क्लास में मैंने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, चुंबकीय व्यवहार के प्रकार। उसमें हमने मुख्य रूप से 2 प्रकार के पदार्थ पढ़े थे, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ मान लीजिए जिस पदार्थ की हमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है वो पदार्थ क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए हमने ये बोला था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को
चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रखने पर या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रति चुंबकीय जो पदार्थ होता है वो क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से प्रतिकर्षित करता है। ऐसा करने से उसका भार है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में प्रति चुंबकीय पदार्थ का जो भार था वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो भार कम हो जाएगा, क्योंकि एक प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ है उसके भार में क्या आ गया, अंतर आ गया। उस अंतर को क्या बोलेंगे हम, डेलम बोलेंगे। अब मान लीजिए हमें जिस पदार्थ की हम चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कर रहे हैं वो पदार्थ कैसा है, अनुचुंबकीय है, अर्थात उसमें क्या है, एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो ऐसे पदार्थ के लिए हम क्या करेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए हमने ये पढ़ा था कि इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी अधिक से अधिक संख्या में चुंबकीय बल रेखाएं इन पदार्थों में से होकर गुजरती हैं, जिससे इन पदार्थों का भार है वो बढ़ जाता है। तो भार किनका बढ़ेगा, अनुचुंबकीय का, और प्रति चुंबकीय का क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अब जो अनुचुंबकीय पदार्थ का नॉर्मल कंडीशन में वेट m1 और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर हो गया m2, जो कि बढ़ गया था अनुचुंबकीय के लिए, इन दोनों में अंतर आ गया, तो उसको हम किससे लिखेंगे, डेल एम से लिखेंगे। तो चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में हम भार ज्ञात कर लेंगे। उस भार का जो अंतर है उसे हम डेल एम से लिखेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैसे करेंगे, गोई बैलेंस से करेंगे। ठीक है, ये था, इसमें डेल एम ज्ञात कर लिया हमने। यहाँ तक ये जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए कौन से में ज्यादा होगा वेट, कौन से में कम हो जाएगा, वो हमने बता दिया है। अब इसमें गोई मेथड के द्वारा यानी डेल एम ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की सहायता से हम पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करेंगे। यानी किसी पदार्थ की जो ग्राम प्रवृत्ति है वो निम्न सूत्र या निम्न फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात की जाती है। फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, 2L इंटू डेल एम अपॉन में क्या आ जाएगा इसके अंदर, इंटू में H और इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा M। ये रहेगा इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला, 2L इंटू डेल एम अपॉन में H² यहाँ पे H² इंटू M। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में बाकी तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन डेल एम हमें किससे ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ से डेल एम, यानी किसी पदार्थ को नॉर्मल कंडीशन में वेट करेंगे, उसके बाद में उसका गोई बैलेंस यानी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उसको तोलेंगे, दोनों में जो अंतर है वो यहाँ पे डेल एम के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो ये अक्स जी है वो क्या हो जाएगा, सॉरी अक्स जी नहीं, काई जी है, काई जी है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम मैग्नेटिक सर्सिबिलिटी यानी कि ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति। अब इसके अंदर जो ये फॉर्मूले में रखे हैं वो क्या हुए, एल क्या हो जाएगा, एल क्या है यहाँ पे, यानी कि गोई बैलेंस थी ना, उस गोई बैलेंस में चुंबकीय क्षेत्र लगाया था तो उसमें दो ध्रुव थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये एल। इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इन बिटवीन टू पोल, यानी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है वो यहाँ पे एल के रूप में लिखी जाएगी। और डेल एम क्या हो जाएगा, m2 माइनस में m1, यानी ये क्या हो जाएगा, मास डिफरेंस यानी द्रव्यमान में अंतर है। ठीक है, मास डिफरेंस या वेट डिफरेंस बोलेंगे। H क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ भी बोल देंगे, इंटेंसिटी बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य है वो H की जगह लिखा जाएगा। और स्मॉल m क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ सबस्टेंस, यानी जिस पदार्थ की हमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है उसका क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, ये थी इसके अंदर। तो ये चारों हमें पता होने पर हम इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रखकर इसकी सहायता से हम चुंबकीय प्रवृत्ति का निर्धारण कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से निकलेगी ग्राम प्रवृत्ति, उसके बाद हमें मोलर प्रवृत्ति निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मोलर प्रवृत्ति निकालने के लिए हम ग्राम प्रवृत्ति को उस पदार्थ के मोलर द्रव्यमान से या मोलर मास से गुणा करेंगे, तो हमें पदार्थ की
मोलर प्रवृत्ति है वो ज्ञात हो जाती है। ये था गोए मेथड या गोए विधि के द्वारा जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, उसे हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। चुंबकीय प्रवृत्ति है उसको ज्ञात करने की सेकंड मेथड अपना फेराडे मेथड या फेराडे विधि। इस विधि में भी जैसे गोए मेथड के अंदर कोई बैलेंस थी, चुंबकीय तुला थी ना, उसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रिक बैलेंस है। जिस पदार्थ की हमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी होती है उस पदार्थ को हमने इसके अंदर रख लिया, और ये क्या थी, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, विद्युत चुंबक बनाई। विद्युत चुंबक के जो दोनों ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनकी शेप इस प्रकार से बनाई जाती है कि जो पदार्थ होता है जिसके हमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी होती है, उस पदार्थ को ये जो दोनों पोल्स हैं वो घेरे हुए हों। इस कारण से इसकी आकृति इस प्रकार की बनाई हुई है। ठीक है, यानी कि फेराडे मेथड में विद्युत चुंबक की आकृति इस प्रकार की बनाई जाती है कि इन दोनों के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या रहे, पदार्थ रहे। कौन सा पदार्थ रहे, वह पदार्थ रहे जिसकी हमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। अब देखते हैं हमने यहाँ पे हमने जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ है उसकी H0। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यानी अब ये जो पदार्थ है वो इस विद्युत चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य रखा हुआ है। ये पदार्थ इस चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल अनुभव करता है, कितना फोर्स लगता है इसके ऊपर, उसको हम F से लिखेंगे। इसको इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इस फॉर्मूले में M क्या रहेगा, इस पदार्थ का द्रव्यमान, काई हो जाएगी इस पदार्थ की प्रवृत्ति, H0 चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य, और ये हो जाएगा कि इतनी दूरी में यानी अब डिस्टेंस के अंदर ये पदार्थ कितना चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर लगता है, वो होता है डेल एच अपॉन में डेल एक्स। हमें ज्ञात क्या करना है, ये काई। ये ज्ञात करने के लिए हमें एफ है वो पता होना चाहिए। ठीक है, काई ज्ञात करने के लिए हमें एफ जो बल है जो इस जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस पदार्थ पे लग रहा है, तो ज्ञात किस प्रकार से करेंगे। ये जो एफ है वो किसके बराबर होता है, डेल एम के बराबर होता है। डेल एम क्या है, जो गोए वाली मेथड में था वही यहाँ पे है डेल एम, यानी डेल एम क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ के भार का जो अंतर है वो ही उतना ही मान किसका होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ के ऊपर लगने वाला जो बल है उसका मान इतना ही होगा। तो ये बल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पदार्थ को जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है उस पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में हम भार ज्ञात कर लेंगे। दोनों में जो अंतर आता है वो अंतर है वो या इसके ऊपर लगने वाले बल F के बराबर होगा। इसकी जगह वैल्यू रख देंगे, बाकी सारे वैल्यू इस साइड आ जाएंगे, तो काई की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इस मेथड को सरल बनाने के लिए आगे क्या किया गया वो देखें आप। इस मेथड को सरल बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक मानक पदार्थ लेते हैं, यानी रिफरेंस सब्सटेंस लेंगे, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, मानक पदार्थ। मानक पदार्थ वो होता है जिसकी हमें चुंबकीय प्रवृत्ति पहले से ज्ञात होती है। तो ये जो संकुल यौगिक है मरकरी और ये कोबाल्ट का एक संकुल यौगिक है, इस संकुल यौगिक को हम मानक पदार्थ या रेफरेंस के रूप में लेते हैं। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति हमें पहले से क्या है, ज्ञात है। अब ये जो चुंबकीय पदार्थ, ये जो मानक पदार्थ होता है और अज्ञात पदार्थ कौन सा होगा जिसकी हमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, उन दोनों के ऊपर, यानी एक तो अननोन सब्सटेंस जिसकी हमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है और दूसरा ये सब्सटेंस नोन वाला जिसकी हमें चुंबकीय प्रवृत्ति पहले से क्या है, ज्ञात है। ठीक है, नोन वाले को हम कैसे लिखेंगे, नोन और अननोन, यानी ज्ञात और अज्ञात पदार्थ, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति में पहले से क्या है, ज्ञात है, और मानक पदार्थ के रूप में इस संकुल का उपयोग है वो किया जाएगा, और ये इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति की वैल्यू है। तो इन दोनों के ऊपर यानी अज्ञात पदार्थ और ज्ञात पदार्थ दोनों के ऊपर समान मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र और समान मात्रा में विभव प्रवणता लगाने पर इन दोनों की तुलना करके हम अज्ञात पदार्थ का जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इसमें क्या लिखेंगे हम, किसी मानक पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग करेंगे और किसी अज्ञात पदार्थ जिसकी हमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है और ज्ञात पदार्थ, इन दोनों के ऊपर समान
चुंबकीय क्षेत्र और समान विभव प्रवणता लगाने पर, इन दोनों की तुलना करने पर हम अज्ञात पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, एफ एम अपॉन में काई वाला, एफ, एक मिनट, एफ वाला काई एम, एक्स नहीं है, काई है ये, और यहाँ पे भी सेम यही रखेंगे, हाफ काई और एम। एक साइड में नोन वाले हैं, दूसरी साइड में कौन से रहेंगे, अननोन वाले रहेंगे। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था ना अभी, एफ है, एम है और काई है और एच नोट है, ये वाला था। एच नोट था चुंबकीय क्षेत्र जो दोनों के ऊपर समान लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नहीं। इसके लिए जैसे यू लिख दिया, यू की है, ये यू की है, तो ये वाली किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी के वाले की, नॉन वाले की, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये क्या है, ये है, ये अननोन के लिए, जिसके लिए हमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, उसके लिए ये फॉर्मूला आएगा। कब आएगा, जब दोनों के ऊपर समान चुंबकीय क्षेत्र और समान विभव प्रवणता लगाते हैं। और नॉन वाले के लिए ज्ञात या रेफरेंस जो मानक वाला है उसके लिए आएगा, नॉन को के से लिख रहे हैं, अननोन को यू से लिख रहे हैं। इन दोनों की हम तुलना करेंगे, तो नॉन वाले में इसकी वैल्यू में ज्ञात है, क्योंकि हम जो ज्ञात पदार्थ है, मानक पदार्थ, उसको चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में तोड़ लेंगे, फिर जो उनके भार में अंतर आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ये हमें पहले से ज्ञात है ही, और मोलर द्रव्यमान इसका हमें पहले से पता ही है। तीनों चीजें नॉन में, ये वाली चीजें भी, क्योंकि जो ज्ञात पदार्थ लिया उसको भी हम चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में वेट करेंगे, दोनों में तोड़ लेंगे, दोनों में जो अंतर आएगा वो यहाँ पे एफ यू के बराबर आ जाएगा। एम यू जो ज्ञात पदार्थ है उसको हम तोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका द्रव्यमान कितना है। बच गया क्या, ये काई यू यानी अज्ञात पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, यही हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो यही बोला गया इसके अंदर कि किसी ज्ञात पदार्थ और अज्ञात पदार्थ के ऊपर समान चुंबकीय क्षेत्र और समान विभव प्रवणता लगा करके उन दोनों की तुलना करके हम अज्ञात पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो अज्ञात पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है इस साइड में रहेगी, यदि इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो ये ऊपर लिखी जाएगी, और ये सारे नीचे की साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, इसमें एफ यू काई के एम के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ के। ये फॉर्मूला बनेगा, यानी ये वाला काई यू इस साइड जाएगा, बाकी सारे इस साइड जाएंगे। सॉरी, एक और यहाँ पे एम। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि बाकी सारे हमें वैल्यू पहले से ज्ञात है, केवल ये ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको एक साइड में रखें, बाकी सारों को एक साइड में जाए, तो ये फॉर्मूला प्राप्त होगा इन दोनों की तुलना करने पे। इस फॉर्मूले की सहायता से हम अज्ञात पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले में पहले से प्राप्त है। अब जो चुंबकीय प्रवृत्ति आई है उस चुंबकीय प्रवृत्ति से हमें ग्राम प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। ठीक है, ग्राम प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम चुंबकीय प्रवृत्ति के अंदर घनत्व का भाग दे देंगे, और मोलर प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम ग्राम प्रवृत्ति को उसके मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। पहले ये प्राप्त होगी इस मेथड से, फिर उससे ये प्राप्त कर लेंगे, और उससे उसके बाद में मोलर प्रवृत्ति ज्ञात कर लेंगे। ये थे चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की दो विधियां, फेराडे विधि और गोई विधि। अब इसमें आता है कि इन दोनों में से अच्छी विधि कौन सी है, गोई मेथड और फेराडे मेथड में से। तो उसमें से ये लिखा जाएगा, जो फेराडे मेथड और गोई मेथड है, इन दोनों में से जो गोई मेथड है वो अपना, गोई मेथड की तुलना में फेराडे मेथड है वो अपना अच्छा रहेगा, क्योंकि गोई मेथड है उसमें पदार्थ में लगभग 1 ग्राम पदार्थ की आवश्यकता होती है। यानी गोई विधि से पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमें पदार्थ की 1 ग्राम की आवश्यकता होगी, जबकि फेराडे विधि से चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमें पदार्थ की मिलीग्राम में आवश्यकता होती है। मिलीग्राम तो बहुत कम मात्रा होती है, तो गोई विधि के अंदर पदार्थ है उसकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और फेराडे में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इस कारण से फेराडे विधि है गोई विधि की तुलना में अच्छी विधि है वो मानी जाती है। ठीक है, और उसके बाद फेराडे विधि के अंदर डायरेक्ट हमें क्या प्राप्त होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात होती है, जबकि हमें गोई मेथड के अंदर फॉर्मूले के द्वारा क्या प्राप्त हुई थी, ग्राम प्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। ग्राम प्रवृत्ति से हम ये प्रवृत्ति ज्ञात करेंगे पहले,
ग्राम प्रवृत्ति से ये प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए उसे हम घनत्व के साथ में गुणा करेंगे, तब हमें ये प्राप्त होगी। जबकि फेराडे मेथड में हमें डायरेक्ट ही चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात हो जाती है, जबकि बोये मेथड में हमें ग्राम प्रवृत्ति प्राप्त होती है। उससे हम क्या करते हैं, उसको हम घनत्व से गुणा करके जो सामान्य प्रवृत्ति होती है चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ज्ञात करते हैं। ये थी इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की विधियां। उसके बाद जो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।